हेलो एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडसेफ स्टार्टर 61 का प्रॉब्लम वियर्ड सब एरेज। ऑल्सो दिस 27 October 2022 न्यूटन स्कूल इज ब्रिंगिंग इंडियाज प्रीमियर कोडिंग contest where you will have prizes worth 30,000 rupees. You will also get access to free coding courses and internships. The registration is absolutely free. So make sure you get registered for this event by the link which is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. An array is called weird if it can be sorted in non-decreasing order by applying the given operation any number of times. Select any index I where I is between 1 and the length of the array and set ai equal to minus of ai. ठीक है, क्या बोला गया है कि किसी भी array को हम weird array बोलेंगे तब अगर इसको हम नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि इंक्रीजिंग या तो कांस्टेंट, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या कि एरे या तो सेम वैल्यूज रहेगी या इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, इसको हम नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर शॉर्ट कर सके बाय अप्लाइंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस। और एक ऑपरेशन में हमें करना क्या है, एरे की जो लेंथ है उसमें से कोई भी एक इंडेक्स सिलेक्ट करना है और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, मतलब 5 है तो -5 कर देना है, -5 है तो 5 कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एरे है 2 1 3 तो ये नॉन डिक्रीजिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे a1 पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, a1 इक्वल टू -a1, तो मेरा एरे हो जाएगा -2 1 और 3, और अब ये नॉन डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो ये इसको हम वियर्ड एरे बोल सकते हैं। JJ has a permutation P of length n. He wants to find the number of sub arrays of P which are weird. Can you help him? अब JJ के पास एक एरे है जिसकी लेंथ n है और बेसिकली ये एक परम्यूटेशन है P ऑफ लेंथ n। अब परम्यूटेशन ऑफ लेंथ n क्या होता है? एन एरे ऑफ लेंथ n वेयर ऑल द एलिमेंट्स बिटवीन 1 to n आर प्रेजेंट एग्जैक्टली वंस इन एनी ऑर्डर। ठीक है, उसको हम परम्यूटेशन P बोलते हैं ऑफ साइज n। तो हमें एक परम्यूटेशन एरे दिया गया है ऑफ साइज n, तो हमें बताना है कि इसके नंबर ऑफ सब एरेस कितने हैं जो कि वियर्ड है। मतलब कि ये जो यहाँ पे ऊपर जो हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की है ये फॉलो करते हैं, मतलब कि कितने ऐसे सब एरेस है जिनमें आफ्टर अप्लाइंग सम नंबर ऑफ ऑपरेशंस वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो सकते हैं, वो हमें बताना है। इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द लेंथ ऑफ द एरे p, और नेक्स्ट लाइन में एरे p के n एलिमेंट्स है, दैट इज द परम्यूटेशन ऑफ लेंथ n। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो हमें बेसिकली जो परम्यूटेशन P दिया गया है ऑफ लेंथ n, उसमें से बताना है कि कितने सब एरेस ऐसे होंगे, नंबर ऑफ सब एरेस जो कि वियर्ड होंगे। वियर्ड का मतलब क्या है कि उस पे कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करके उस सब एरे को मैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकता हूँ। और ऑपरेशन किस तरह के परफॉर्म करने हैं? उस सब एरे में से किसी, मतलब मान लो मैं एक सब एरे को कंसिडर कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि वो वियर्ड है कि नहीं, तो उस सब एरे के किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसको माइनस के बराबर कर दो, 5 को -5 के बराबर। तो एक बात यहाँ पे समझो, सबसे पहले तो ये परम्यूटेशन P है, मतलब इसमें 1 से लेकर n तक सभी एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक बार होंगे, उसका कोई परम्यूटेशन होगा, तो इसमें सभी एलिमेंट्स डिक्रीजिंग हो गए। ठीक है, तो अगर मैं a ऑफ i और a ऑफ i माइनस 1 या तो फिर a ऑफ i और a ऑफ i प्लस 1 का रिलेशन निकालूंगा तो ग्रेटर देन या लेस देन ही आएगा, इक्वल टू कहीं नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें फाइनली एरे बनाना कैसा है? हमें उसको नॉन डिक्रीजिंग बनाना है, मतलब कि या तो वैल्यू कांस्टेंट रहे या तो इंक्रीज हो एज वी गो ऑन इन द एरे। अब और एक चीज, यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट तो नहीं रह सकती क्योंकि इस एरे में सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि हमें ऐसे सारे सब एरेस बताने जो कि इंक्रीजिंग हो, मतलब कि वियर्ड हो, मतलब कि बेसिकली उनको इंक्रीजिंग बनाया जा सके बाय अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस। तो यहाँ पे ये बाद में सोचेंगे कि इसको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। पहले ये तो सोचे कि कौन कौन से सब एरे ऐसे होंगे जो कि ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर पाएंगे, मतलब वियर्ड होंगे। एक तो ब्रूट फोर्स मेथड ये हो सकता है कि हम 2 फॉर लूप लगा दें और हर एक बार अगर a ऑफ i लेस देन a ऑफ i माइनस 1 है तो a ऑफ i माइनस 1 को नेगेटिव कर दो, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन लगा के जहां तक सब एरे इंक्रीजिंग हो सकता है वहां तक काउंट करो और आंसर वेरिएबल को प्लस प्लस करते जाओ। ठीक है, 2 फॉर लूप लगा के जो कि सभी सब एरे को कंसिडर कर लेगा, बट उसमें O ऑफ n² टाइम लिमिट लगेगी और यहाँ पे n की वैल्यू 2 × 10⁵ है, तो वो हम नहीं कर सकते। अगर एफिशिएंटली सोचे
तो हमें यहाँ पे कुछ पैटर्न सोचनी पड़ेगी कि कौन कौन से ऐसे सब एरेस होंगे जिनको हम वियर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से सोचो तो यहाँ पे 3 तरह के सब एरे हो सकते हैं जिनको हम वियर्ड सब एरेस बोल सकते हैं, मतलब कि जो इंक्रीजिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं। कौन से? पहला है जो कि ऑलरेडी इंक्रीजिंग है, उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा है जो कि डिक्रीजिंग है उस सब एरे की वैल्यू, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो ये 0 लाइन है, ठीक है, और ये परम्यूटेशन p के 1 से लेकर n तक के कुछ एलिमेंट्स है। तो अगर मैं सभी इंडेक्स पे ये ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, क्योंकि ऑपरेशन पे तो कोई लिमिट नहीं है, अगर मैं ये सभी इंडेक्स पे ऑपरेशन अप्लाई कर दूं तो इन सब की वैल्यूज नेगेटिव हो जाएगी, मतलब कि मिरर इमेज आ जाएगा 0 लाइन के अक्रॉस। तो ये हो जाएंगे, मतलब कि 5 4 3 2 1 अगर मैं सब पे ऑपरेशन अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा -5 -4 -3 -2 -1। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, इसलिए हम इसको वियर्ड बोलेंगे। थर्ड टाइप के जो सब एरेज है वो कौन से है? ये है जो पहले डिक्रीज होते हैं एंड फिर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो पहले डिक्रीज हो रहे हैं फिर इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर इतने एलिमेंट्स पे मैं ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, कौन सा वाला, a of i इक्वल टू -a of i, तो इनकी मिरर इमेज आ जाएगी, मतलब ये वैल्यूज यहां कहीं पे ऐसे आ जाएगी और ये हट जाएगा। तो अब ये हमारा इंक्रीजिंग बन गया। देखो ये सारे नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव की वैल्यू कम होती जाती है मैग्नीट्यूड, और ये तो सारे पॉजिटिव है ही, तो ये भी शॉर्ट हो गया। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है 6 3 1 2 4 7, तो अगर मैं इन तीनों को नेगेटिव कर दूं तो -6 -3 -1 2 4 7, तो ये पूरा इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब कि नॉन डिक्रीजिंग है। तो ये 3 तरह के सब एरे होंगे। चौथा, अगर मतलब कि अगर आपको एक कॉन्ट्रेडिक्टरी मतलब प्रूव करना है, जैसे यहाँ पे डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग है, अगर आप इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग भी कंसिडर कर लो तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये तो इंक्रीजिंग ही है, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वरना ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये डिक्रीजिंग है, अगर इसको मुझे इंक्रीजिंग बनाना है इतने पार्ट को, तो मुझे नेगेटिव से सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि इन सब पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आगे वाला पार्ट एज इट इज रहेगा और ये वाला पार्ट जो है वो ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस सब एरे को देखूं तो क्या ये इंक्रीजिंग है? यहां पे इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज होगा, फिर वापस इंक्रीज होगा, तो बीच के पॉइंट में डिक्रीज हो रहा है, तो ये नॉन डिक्रीजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली द कंसेप्ट इज, हमें 3 तरह के सब एरेस होंगे जो कि इसमें फुलफिल हो पाएंगे। एक जो कि प्योरली इंक्रीजिंग है, एक जो कि प्योरली डिक्रीजिंग है, क्योंकि उसमें हम सभी एलिमेंट्स में -1 से ऑपरेशन परफॉर्म करके -1 से मल्टीप्लाई करके इंक्रीजिंग बना सकते हैं। तीसरे जो कि पहले डिक्रीज हो रहे हैं फिर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले जो डिक्रीज हो रहे हैं वो सभी एलिमेंट्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नीचे आ जाएंगे नंबर लाइन के, तो इस तरह से ये पूरा इंक्रीजिंग बन गया। अब यहाँ पे वापस डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो ये वाला जो सब एरे है वो अभी 4th केस जो हमने देखा था उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, फिर अगर वापस डिक्रीज हो रहा है तो उनको काउंट नहीं करना, ठीक है। तो बेसिकली 3 तरह के सब एरे मिल गए हमें, प्योरली इंक्रीजिंग, प्योरली डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। तो अब ये देखते हैं कि इस तरह के सभी सब एरेस को फाइंड कैसे करेंगे, एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सो अब यहाँ पे अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो जैसे कि हमने कंसेप्ट वाले पार्ट में देखा, हमें 3 तरह के सब एरेस चाहिए, ठीक है। पहला जो प्योरली इंक्रीमेंट हो, दूसरा जो प्योरली डिक्रीमेंटल हो, तीसरा जो पहले डिक्रीमेंट होता हो फिर इंक्रीमेंट होता हो। अब एक बात समझो, यहाँ पे एक तरीका ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है कि सभी सब एरेस को हम इटरेट करें, मतलब कि बिग O ऑफ n² एल्गोरिदम लगाए, लेकिन वो टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, तो हमें कुछ और एफिशिएंट सोचना पड़ेगा। अब एफिशिएंट में क्या, यूजुअली ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, वापस बताता हूं, जब भी हमें सभी सब एरेस की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे कि 2 फॉर लूप पे हम क्या करते हैं, हम सभी स्टार्टिंग और एंडिंग पेयर जो पॉइंट्स है उनके पेयर को इटरेट करते हैं, मतलब फॉर i इक्वल टू 0 to n-1, फॉर j इक्वल टू i to n-1। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमें n² में नहीं करना, तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग पॉइंट को वेरी करते हैं फ्रॉम 0 to n-1, और एंडिंग पॉइंट जो होता है, मतलब कि हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि
इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाले सभी सब एरेस जो कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करे उसको हम बाइनरी सर्च लगा के या तो फिर प्रीफिक्स सफिक्स की कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके बिग O ऑफ n में या तो फिर बाइनरी सर्च जैसा कुछ लगा के log n में निकाल लेते हैं। सॉरी, प्रीफिक्स सफिक्स हम जैसी प्रॉपर्टी यूज करके कांस्टेंट टाइम में या तो फिर बाइनरी सर्च लगा के log n टाइम में निकाल लेते हैं, जिससे कि हमारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n या बिग O ऑफ n log n हो जाता है। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम 0 से n-1 तक वेरी करते हैं और ये फाइंड करते हैं कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होने वाले सभी सब एरेस जो कि ये प्रॉपर्टी जो भी रिक्वायर्ड होती है क्वेश्चन में वो फुलफिल करे। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन स्पेसिफिक, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो मुझे एक स्टेप में पता चल जाए कि कहाँ तक इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है तो मुझे एक स्टेप में पता चल जाए कि कहाँ तक डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर इन दोनों लॉजिक को मैंने फाइंड कर लिया तो उसको कंबाइन करके मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूं। यहां से मुझे एक स्टेप में पता चल जाएगा कि कहां तक डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा कि कहां तक इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट को हम वेरी करते जाएंगे। अब देखो ये कैसे कर सकते हैं, मुझे करंट पोजीशन से जानना है कि कितने एलिमेंट्स इंक्रीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑर्डर में है एक स्टेप में, तो मैं पीछे से स्टार्टिंग की तरफ मूव करूंगा और हर एक पॉइंट पे अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि अगर लेफ्ट टू राइट देखे और इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो इंक्रीमेंट वाले वैल्यू को +1 करेंगे वरना डिक्रीमेंट वाले को +1 करेंगे। मतलब कि 4 5 6 7। ठीक है, तो यहां पे मान लो मैं ये चेक कर रहा हूं कि मैं इंक्रीमेंट का एक एरे बना रहा हूं जिससे कि मुझे पता चल जाए कि करंट पोजीशन से कितने एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एक स्टेप में। तो यहां पे इंक्रीमेंट का वैल्यू 1 आएगा क्योंकि एक एलिमेंट खुद में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हम कह सकते हैं, इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है। नाउ दिस इज स्मॉलर देन दिस, मतलब कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म कर रहा है। सो यहां पे जो वैल्यू होगी वो दिस +1 होगी, मतलब कि 2। यहां पे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है तो यहां पे जो वैल्यू होगी वो होगी दिस +1, मतलब कि 3। एंड सिमिलरली यहां पे 4। इसका मतलब अगर मैं इस इंडेक्स से हूं तो मुझे एक स्टेप में पता चल जाएगा कि टोटल 4 एलिमेंट है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। उसके बाद या तो एरे खत्म हो रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर 3 होता तो यहां पे इसकी वैल्यू 1 आती क्योंकि एक एलिमेंट खुद में इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, हम कह सकते हैं। यहां पे हम क्या देखते हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इंक्रीमेंट वाले एरे को हम वापस 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे ये डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इससे मुझे बेसिकली एक स्टेप में पता चल जाएगा कि यहां से कितने एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, उसके बाद या तो एरे खत्म हो रहा है या डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेप में पता चल गया। तो इससे क्या फायदा होगा, ये जो है ये वाला केस ये एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं करंट इंडेक्स पे हूं और मुझे पता है कि एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं कि अगर 4 एलिमेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, 4 एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, देन अगर मैं 4 को स्टार्टिंग इंडेक्स की तरह ट्रीट करूं तो स्टार्टिंग विथ 4 सब एरेस ऐसे होंगे जो कि वियर्ड होंगे क्योंकि वो चारों ये प्रॉपर्टी फुलफिल करेंगे। कौन कौन से? 1 2 3 और 4 ये वाला फुलफिल नहीं करेगा क्योंकि वो इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है। तो एक ही स्टेप में मुझे पता चल गया कि स्टार्टिंग विथ 4 मेरे पास 4 सब एरेस होंगे जो कि वियर्ड होंगे। तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट को 0 से n-1 तक वेरी कराऊं और स्टार्टिंग पॉइंट इस स्टार्टिंग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कितने सब एरेस सेटिस्फाई कर रहे हैं गिवन कंडीशन, ये मैं कांस्टेंट टाइम में निकाल लूं तो मेरा क्वेश्चन बिग O ऑफ n में हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये इंक्रीमेंट वाला हो गया। सिमिलरली डिक्रीमेंट वाला एरे बनाना पड़ेगा। पहले ये दोनों बना लेते हैं, फिर और एक दो एग्जांपल बीच में देख लेंगे। तो एक तो हो गया इंक्रीमेंट ऑफ n, एक हो गया डिक्रीमेंट ऑफ n। ठीक है, नाउ n-1 के आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ n-1 इक्वल टू डिक्रीमेंट ऑफ n-1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, फॉर I इक्वल्स टू n-2, I ग्रेटर देन इक्वल टू 0, I माइनस माइनस। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया कि हम पीछे से आगे क्यों मूव करेंगे, क्योंकि हमें आगे की तरफ देखना है कि कितने एलिमेंट्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम पीछे से ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है, अब
बेसिकली सफिक्स हो गया, सफिक्स में हम प्रॉपर्टीज की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस 1, इसका क्या मतलब हुआ कि डिक्रीज हो रहा है। देखो a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ i प्लस 1, जैसे 7 3 है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि डिक्रीमेंट ऑफ i इक्वल टू डिक्रीमेंट ऑफ i प्लस 1 प्लस 1। डिक्रीमेंट की भी वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे इंक्रीजिंग की क्योंकि मुझे ये वाला जो सब एरे है जो कंटिन्यूस डिक्रीजिंग है वो भी कंसिडर करना है, ये भी कंसिडर करना है, ठीक है। ओके, एल्स डिक्रीमेंट ऑफ i इक्वल्स टू 1, मतलब कि जैसे 6 5 4 3 है, यहाँ पे 2 है, तो डिक्रीमेंट एरे की मैं वैल्यू स्टोर करूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 आ जाएगा, मतलब कि यहां से स्टार्ट होते हुए 4 एलिमेंट डिक्रीमेंट हो रहे हैं, यहां से स्टार्ट होते हुए 3 एलिमेंट डिक्रीमेंट हो रहे हैं। लेकिन अगर a ऑफ i लेस देन a ऑफ i प्लस 1 है तो वापस 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहां पे 1 रखा है। सिमिलरली इफ a ऑफ i इज लेस देन a ऑफ i प्लस 1, देन इंक्रीमेंट ऑफ i इक्वल्स टू इंक्रीमेंट ऑफ i प्लस 1 प्लस 1, else इंक्रीमेंट ऑफ i इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये वाला। तो हमने ये दोनों कवर कर लिए। अब यहां पे आप पूछोगे इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, याद रखना ये परम्यूटेशन है ऑफ लेंथ एन, मतलब सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे 1 से लेके n तक। नाउ आंसर वेरिएबल को 0 कर दो। फॉर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन ni प्लस प्लस, ये फॉर लूप किसके लिए है, स्टार्टिंग पॉइंट को मैंने i रखा है और मुझे एक स्टेप में आंसर चाहिए दैट स्टार्टिंग विथ इंडेक्स i कितने ऐसे एरे होंगे, कितने ऐसे सब एरेस होंगे जो कि वियर्ड होंगे, ठीक है। तो पहली बात तो इफ इंक्रीमेंट ऑफ i प्लस 1, ठीक है, इज greater than 1, sorry, if increment of i is greater than 1, इसका मतलब क्या है कि ये वाला केस है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस इंक्रीमेंट ऑफ i। क्यों, ये हमने यहां पे देखा था 4 से स्टार्ट होने वाले कितने सब एरेस होंगे जो कि वियर्ड होंगे, सिर्फ 4 4 5 4 5 6 4 5 7, मतलब कि कितने एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब कि 4। एल्स मैं यहां कहीं पे लिख देता हूं एल्स, ठीक है, ये फॉर लूप के अंदर ही है, ये वाला जो फॉर लूप है ये यहां पे है और फॉर लूप यहां पे एंड हो रहा है। एल्स इफ डिक्रीमेंट ऑफ i इज ग्रेटर देन 1, डिक्रीमेंट ऑफ i ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है कि ये वाला केस है। अब ये वाला भी केस हो सकता है एंड ये वाला भी केस हो सकता है, तो वो कैसे करेंगे, पहले तो इन सभी एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, मतलब कि 8 7 4 2। तो अगर डिक्रीमेंट का ऑर्डर में देखूं तो यहां पे 4 सब एरेस तो ये वाली कंडीशन फुलफिल करेंगे, सो आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस डिक्रीमेंट ऑफ i। अब मुझे जानना है कि यहां से नेक्स्ट इंडेक्स से कितने इंक्रीज हो रहे हैं, ये तो मैंने ऐड कर दिए। अब यहां से अगर इंक्रीमेंट हो रहे हैं तो वो भी कंसिडर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे है 3 और 5, तो अगर मैं इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं ऑपरेशन परफॉर्म करके तो ये इंक्रीजिंग बन गया, मतलब कि ये वियर्ड है। तो अब 8 से लेके 3 और 8 से लेके 5 दो ये सब एरे भी ऐड करने पड़ेंगे, वो कैसे मिलेंगे, हम क्या करेंगे, हम यहां पे जो पहला इंडेक्स है आफ्टर इंक्रीजिंग, मतलब कि यहां तक डिक्रीज हो रहा है 2 तक, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है, तो हम एक स्टेप में पहले तो यहां पे आ जाएंगे। फिर हमें क्या देखना है कि यहां से इंक्रीमेंट कितने हो रहे हैं, तो बेसिकली ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहां पे हम कैसे आएंगे, यहां से 4 एलिमेंट डिक्रीज हो रहे हैं, सो दिस इंडेक्स i plus 4 will take me to this index, so j equals to i plus decrement of i,
सो आई इज दिस +4 मतलब +1 +2 +3 +4। अब मैं यहां तक आ गया, अब मुझे देखना है यहां से इंक्रीमेंट कितने हो रहे हैं। सो आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस इंक्रीमेंट ऑफ जे, ठीक है, इफ जे इज लेस देन n, ओके। एल्स अगर इंक्रीमेंट ऑफ आई भी ग्रेटर देन 1 नहीं है, डिक्रीमेंट ऑफ आई भी ग्रेटर देन 1 नहीं है, मतलब दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, इसका मतलब लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे है। देखो तो लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होने वाले कितने सब एरेज होंगे जो कि हमारी कंडीशन फुलफिल करे, एक अकेला खुद, क्योंकि उसके बाद एलिमेंट ही नहीं है। सो आंसर प्लस प्लस, और आंसर हम प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एन साइज का फॉर लूप, एन साइज का फॉर लूप बिग O ऑफ n, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।